नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों से ये बात बताना चाहूँगा कि एक बहुत आपने देखा होगा, अभी खासकर ये ईरान और यूएस का जो वार चल रहा है, उसके पहले का और उसके बाद का मैं एक सिनेरियो में आपको बताना चाहूँगा। खासकर रियल एस्टेट से रिलेटेड या फिर बहुत लोग जो गल्फ़ कंट्रीज़ में चाहते हैं कि हम उसमें मतलब बसने के लिए करते हैं कि वहाँ पे सिटीज़नशिप लेकर के या फिर वहाँ पे वो सेटल होना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो देखिए, मैं आपको इस पे क्लैरिटी देना चाहूँगा कई चीज़ों को लेकर के। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि एक्चुअल में आपका क्या फ़ैसला होना चाहिए। लेकिन अगर आपको इस तरीके से मैं आपको कुछ-कुछ पॉइंट्स में बताना चाहूँगा। देखिए, पहले तो ये चीज़ 5 पॉइंट्स पे मैं इसको लेकर के बोलूँगा। पहला तो ये कि ये मतलब कि जो इसकी मार्केटिंग करी जा रही है, तो मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं लोग? देखिए, ये ज़्यादातर आजकल सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हैं और इन्फ्लुएंसर्स आपको बुलाते हैं कि आप इन्वेस्ट करिए रियल एस्टेट में। आप आइए गल्फ़ कंट्रीज़ में आइए, दुबई, कतर, शारजाह, आप वहाँ जाके बसिए। आपको गल्फ़ कंट्रीज़ में आप आ करके यहाँ पे सबसे बढ़िया फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे सबसे अच्छे कम टैक्स हैं, यहाँ पर आपको सेफ्टी है, ऐसी चीज़ें आपको बहुत सारी बेची जाती हैं। तो मैं आपको इनसाइट देना चाहूँगा कि आपको कैसे सोचना है। देखिए, आप सोशल मीडिया पर आपको बहकाने के लिए, बताने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन उसको फ़िल्टर करके आपके लिए क्या अच्छा है, आपको क्या सोचना चाहिए, इस पर मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि पहले तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक-एक पॉइंट को लेकर के पहले तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपको ये सोचना है, इन्फ्लुएंसर्स जितने भी हैं, वो सब कहीं न कहीं वो किसी न किसी के वो एक एजेंट बन के काम कर रहे हैं। वो पेड हैं। वो पेड हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं प्रमोट करने के लिए। वो आपको बताते हैं कि आप इंडिया छोड़ के चले जाइए, आप यहाँ बस जाइए, यहाँ पे ये है, वो है। तो आपको कंपैरिज़न करना चाहिए। देखिए, उस पे आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते। पहली बात तो इन्फ्लुएंसर्स के आपको बिल्कुल भी प्रभाव में नहीं आना है। आपको अपना दिमाग यूज़ करना है, सबसे पहली चीज़ है। अगर आप इन्फ्लुएंसर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, तो आप फिर सही फैसला नहीं ले पाएँगे। तो इन्फ्लुएंसर्स को आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ है टूरिज़्म की बात करते हैं लोग। देखिए, टूरिज़्म की जो लोग बात करते हैं कि वहाँ पे लोग, देखिए, 1 हफ़्ते जाना के लिए बात अलग होती है, आप 3-4 दिन के लिए गए वहाँ अलग बात होती है। लेकिन क्या आप वहाँ पे ऐसा टूरिज़्म है कि आप हमेशा वहाँ बस सकते हैं? आप वहाँ सोच सकते हैं कि आप मान लीजिए आप यहाँ की बनी-बनाई नौकरी या यहाँ पे बना-बनाया बिज़नेस या कुछ भी आप छोड़ के वहाँ चले जाएँ सिर्फ़ टूरिस्ट के पर्पज़ से। देखिए, भारत में भी आपको हर तरीके का क्लाइमेट, हर तरीके की चीज़ें मिल रही हैं। चाहे इकोलॉजिकल तरीके से हो, आप पर्यावरण, इतना अच्छा पर्यावरण आपको भारत से अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप जाएँगे तो भारत में बहुत सारी वैरायटी है। यहाँ पे हिल्स भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, यहाँ पे समुंदर भी है, सब कुछ है। वहाँ पर आपका क्या है कि एक तो रेगिस्तान है और समुंदर है। इसके अलावा वहाँ पे लिमिटेड ऑप्शन है, तो आपको ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ मिल रहे हैं। तो ये चीज़ आपको सोचने वाली है। इसके अलावा लोग कहते हैं सेफ्टी की। देखिए, जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे सामान चोरी नहीं होता है। अगर आपने मिडिल ईस्ट में एक चीज़ आपने इस युद्ध के बाद से एक चीज़ आपने देख लीजिए, ठीक है, वहाँ की सेफ्टी बहुत अच्छी है, जो इंटरनल सेफ्टी है, जो पुलिसिंग है, वो सिस्टम बहुत अच्छा है। लेकिन आप देश कितना सुरक्षित है, इसके बारे में कौन बात करेगा? इसके बारे में अगर आप देखिए, इस बार क्या हुआ, एक ईरान ने उसके ऊपर हमले करे, रिटेलिएशन में हमले किए। क्या इन खाड़ी देश हैं, इन्होंने कुछ भी, उनकी खुद की कुछ डिफेंस थी? वो बिल्कुल पूरी तरीके से उन्होंने सरेंडर कर दिया। उनकी कोई भी डिफेंस नहीं है, कोई भी डिफेंस नहीं है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो लोग आपसे कह रहे हैं कि यहाँ की पुलिसिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, पुलिसिंग से अच्छा है, इंटरनल चीज़ों से आप पुलिसिंग बचाती है आपको। लेकिन अगर दूसरे देश से खतरा हो तो आपको कौन बचाएगा? ईरान ने साबित किया, अमेरिका के साथ वो पिछलग्गू बने हुए हैं, उनकी खुद की कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं है। एक अगर ईरान का सामना नहीं कर सकते, तो कल इज़राइल उनके घर पे बम फोड़ रहा था। पिछली बार आपने देखा कि 5-6 महीने पहले की घटना है। बिल्कुल कतर में उसने मिसाइल गिराई, कतर ने एक रिटेलिएशन तक नहीं कर पाया। ये एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ आपको। कोई आपको लगता है जो इजराइल का आगे का प्लान है वो ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए, मान के चलिए कि मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान 2 ही देश हैं, बाकी के सब उनका डिफेंस पूरी तरीके से कमजोर है, खराब है ही नहीं। उनकी कोई डिफेंस नहीं, क्योंकि सब एक तरीके से मोनार्की हैं। वहाँ पे राजा का शासन है, शेखों का शासन है। वहाँ पर कोई भी आपको सेफ्टी बाहर से कौन देगा? और देखिए, जब आप बात करते हैं, जब आपका देश तरक्की करता है, जब आपके पास पैसा आता है, जब आपके पास रिसोर्सेस होते हैं, याद रखिएगा आपकी हालत यूक्रेन जैसी हो जाएगी। क्योंकि यूक्रेन में आज क्या हुआ, यूक्रेन के पास अपना डिफेंस उतना अच्छा नहीं था, उसके पास न्यूक्लियर बम था, उसने अपना सरेंडर कर दिया था पहले ही।
जब यूएसएसआर विघटन हुआ, जब अलग हुआ तो उससे क्या हुआ, आज उनके पास खुद की कोई सेफ्टी नहीं है। उसके बाद तो सेफ्टी ना, आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, आप फ्यूचर नहीं वहाँ पे आप नहीं सोच सकते कि बहुत लंबा आपका फ्यूचर है। तीसरी चीज़ है, मतलब मैं चौथी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, सिटीजनशिप। देखिए वो आपको ज़्यादातर वर्किंग वीज़ा देते हैं, वर्किंग वीज़ा देते हैं 5 साल 10 साल, उसका तब रिन्यू कर सकते हैं, पैसे देकर रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन वहाँ की जो लाइफस्टाइल है वो इतनी कॉस्टली है, क्या आप वहाँ पे हर साल रिन्यू कराते रहेंगे? और जब आप रिन्यू कराते रहेंगे तो आपकी क्या परमानेंट सीट है? परमानेंट आपको देते नहीं है। आपको वहाँ पे रहने के लिए भी महंगा लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे क्या आप? तो ये चीज़ है। आज आपके पास जॉब है, वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, आप जाइए नौकरी करने के लिए, बिल्कुल जाइए। लेकिन क्या जब हमेशा उतना लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर पाएंगे? हो सकता है कि आपने किया, लेकिन आपने इतना रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन वो आप दे क्या रहे हैं? देखिए नॉर्मल ज़्यादातर वहाँ पे जो 99% जो पब्लिक है जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है वो अपार्टमेंट में यूज़ कर रही है। अपार्टमेंट का क्या फ्यूचर है? कल वहाँ पे एक मिसाइल बम गिर जाता है तो उसका क्या यूज़ रहेगा? कल हमले होते रहेंगे। मिडिल ईस्ट सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कोई कंट्री है। लोग पाकिस्तान का नाम ले देंगे, लोग बांग्लादेश का नाम ले देंगे, लोग अफ्रीका कंट्रियों का नाम दे देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा बाहरी खतरों से ज़्यादा जो अनस्टेबल है, जिसमें हमेशा युद्ध लगे ही रहते हैं, वो है आपका मिडिल ईस्ट। क्योंकि उनमें क्या है कि आपस में वर्चस्व के लिए लड़ते रहते हैं, डिफेंस किसी के पास अच्छा है नहीं, तो कोई ना कोई इस पर, और तेल है जो सबसे बड़ी झगड़े की जड़ है, तो वहाँ पे हमेशा होता रहता है। तो सिटीजनशिप आपके पास वहाँ की है नहीं, आप 5-5 10-10 साल करके आप तो कभी नहीं मिलेगा, कभी किस देश की पॉलिसी बदल जाएगी, तब आप क्या करेंगे? आपने वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे। तो ये चीज़ें, इसके अलावा देखिए एक होता है कि इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बताऊँ देश वो अच्छा है, लेकिन अगर आपको देखिए, आप भारत जैसी इकोनॉमी में है, भारत की ग्रोथ रेट बहुत फास्ट है। अगर आप देखें तो बहुत सारे देश जो हैं भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मिडिल क्लास इनकम बढ़ती जा रही है, मिडिल क्लास के जो पॉपुलेशन वो बढ़ रही है। उसकी वजह से क्या है कि हर देश, हर कंपनी भारत के साथ बिजनेस करना चाहती है, वो लोग भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे पोर्ट्स में हैं, एयरपोर्ट्स हैं, फ्लाइट्स हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, डाटा सेंटर हैं, आपके बहुत सारे जो स्मार्ट सिटी हो गए, बहुत सी चीज़ों में अपना वो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं, चाहे एविएशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बहुत चीज़ों में लोग जाना चाहते हैं, तो वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। भारत की ग्रोथ रेट ज़्यादा है यहाँ पे, जितना तेज़ी जितना देखिए, जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं गल्फ कंट्रीज़ में, वहाँ पर आप मेन सिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, बाहर तो कहीं कर नहीं रहे हैं। तो जब मेन सिटीज़ में आप जब कर रहे हैं, वहाँ पे ऑलरेडी आपका इन्वेस्टमेंट कम से कम नहीं तो 1.5-2 करोड़ 3 करोड़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो रही है। जबकि इंडिया में अगर आप वही चाहें तो अच्छा खासा आप, मतलब टियर 1 में, टियर 2, टियर 3 सिटी में या किसी मेट्रो में भी आपके पास अच्छे खासे मेट्रो सिटीज़ में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो जाते हैं उतने में। प्लस आप तो यहाँ पे बढ़ने के चांस ज़्यादा है, वहाँ पे आपको उतना बढ़ने के चांस नहीं है। यहाँ पे आप प्लॉट भी ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। प्लस आप यहाँ के नागरिक हैं तो आपकी कम से कम एक पकड़ होती है, आप आपके कुछ राइट्स होते हैं। जबकि आप जब बाहर जाते हैं तो आपके राइट सिर्फ एक, मतलब टेम्परेरी वाले जो लोग होते हैं या जो आपको वर्किंग वीजा वाले होते हैं, बस आपको उतने ही राइट्स मिलते हैं, आपको उसके अलावा राइट नहीं मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपकी कम होती हैं। तो अब लेकिन अब जैसे इस वीडियो पे आपको लगेगा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप वहाँ पे हैं, जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे देखिए उनके लिए अच्छा है जिनके पास वर्किंग वीजा है। आप वहाँ जाइए, पैसे कमाइए, पैसे कमाइए, मेहनत से काम करिए, वहाँ पे अच्छी सैलरीज हैं, वहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ पे सेफ्टी है। अब वहाँ जाइए, काम करिए, पैसे कमाइए। लेकिन जब बात आती है कि उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करें, उस पैसे को कहाँ लगाएं, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा, आप वहाँ पे जो लाइफस्टाइल के खर्चे भी होते हैं, वहाँ पे लाइफस्टाइल जो इन्फ्लेशन होता है वो भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप पैसे कमाइए, उसको सेव करके आप अपने देश में लेके आइए, और वहाँ पे आप अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके लड़के बच्चे जो हैं, आपकी फैमिली जो है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्टेबल है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा, क्योंकि देखिए आने वाला समय जो है, आप ये बात रखिएगा, आप इन्वेस्ट कर लीजिए, लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद हो सकता है आपका वीज़ा ना लगे, आपको हो सकता है कि आपको वहाँ पे कोई नया रूल आ जाए। अब नया रूल आ जाएगा तो आप बाहर के देश के, तो आपकी कौन सुनेगा? आपको वहाँ पे वोट बैंक तो है नहीं, वहाँ पे आपको कोई वैसे तो सुनी नहीं जाएगी, तो आप उन पर पूरी तरह डिपेंड है। तो आप
को ये चीज़ आप मतलब याद रखिएगा, वहाँ पे पैसे कमाइए जब तक हैं तब तक के लिए आप इन्वेस्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो आपको याद रखिएगा कि इंडिया बहुत अच्छी फेज़ में है, आज से नहीं हमेशा से रहा है। यहाँ पर देखिए, जो लोग कहते हैं कि बहुत लोग आपको ऐसा बताएंगे कि सोशल मीडिया पे बहुत लोग बताते हैं कि देखिए कि यहाँ पे इंडिया में ये सुविधा नहीं है, ऐसी दिक्कत है वैसी दिक्कत है। देखिए, दिक्कतें तो हर देश में हैं, लेकिन धीरे धीरे हर ये कौन नहीं जान रहा है कि किसको नहीं पता है। आप कभी देखिए तो भारत हर कदम हर साल भारत की ग्रोथ रेट बढ़ती जा रही है, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जा रहा है। तो याद रखिएगा, हमेशा एक चीज़ होती है कि इन्वेस्टमेंट का गोल्डन रूल है, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको एक होता है डेवलप चीज़ में अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन एक लिमिटेड प्रॉफिट होगा। लेकिन जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, अभी कम डेवलप है लेकिन हो रही हैं तेज़ी से, ये सर्टेन है और रिकॉर्ड है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, वहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उससे आपको बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब तो ये है कि अगर आपको एज ए इन्वेस्टमेंट करना है, रियल एस्टेट इन्वेस्ट करना है या आपको अपना लंबा फ्यूचर देखना है, वहाँ पे आप काम करिए, पैसे कमाइए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी इंडिया में मिले तो आप इंडिया में कमाइए, लेकिन उस पैसे को आप जब कहाँ लगाएं, तो इसमें आपको याद रखना है भारत बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो ये चीज़ को लेकर के बिल्कुल डाउट मत रखिए। यहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आपका पैसा सेफ भी है और बढ़ेगा भी। और यहाँ पर सिर्फ मेट्रोज लोग नहीं हैं, नए नए टियर 1 टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं, वो डेवलप होते जा रहे हैं बहुत तेज़ी से। तो ये बहुत चीज़ होगी, ये आने वाले समय में बिल्कुल फ़ायदा करेगी। तो मेरी तरफ से आप लोगों से अपील यही है कि वहाँ पे पैसे कमाइए, इन्वेस्ट इंडिया में करिए। वहाँ पे आप जाइए, घूमिए, वहाँ जब तक नौकरी है बढ़िया मज़े से करिए, अपना काम मेहनत से करिए, लेकिन लंबा फ्यूचर अगर आपको देखना है तो भारत उससे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। नमस्कार।